नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे सबसे पहले डेलीगेट्स को लेकर, क्योंकि 3 दिवसीय दौरे पर डेलीगेट्स जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पहुंचे हुए हैं और कश्मीर का लगातार दौरा करने की कोशिश की जा रही है। उससे भी बड़ी बात यहां पर यह है कि टूरिज्म के लिहाज से किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर काम हो रहा है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आज गुलमर्ग का दौरा किया गया और गुलमर्ग के अंदर मीटिंग जो है वो चल रही थी, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। और ये पहली बार हुआ है जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक ही मीटिंग में एक साथ मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर क्या कुछ मंथन किया गया, किन किन बातों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी अपने सवाल सामने रखने की कोशिश की गई और उसके साथ ही टूरिज्म के लिहाज से भी बात करने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर 4G है, क्योंकि 4G की वजह से काफी ज्यादा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो सीधा आपको लिए चलेंगे इस वक्त कश्मीर, और कश्मीर से हमारे सहयोगी तजम्मुल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ वो पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। स्टैंडिंग कमेटी पार्लिमानी डेलीगेशन का वफद श्रीनगर में लगातार शदीद सर्दियों के बावजूद डेपुटेशन से मिलने का सफ़र जारी है। कर सीनियर अब्दुल्ला और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात करने के बाद डेपुटेशन ने आज सीधा श्रीनगर से गुलमर्ग का रुख किया और गुलमर्ग में कमोबेश तमाम डेपुटेशन से मुलाकात हुई, जिसमें ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट और बाकी डेपुटेशन शामिल हैं। इस बीच में गुज़श्ता कई दिनों से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से नाराज़ चल रहे लावे ने आज मुलाकात की। लावे राज्यसभा में मेंबर है और आखिरी महीना है जब उनका टर्म ख़त्म हो रहा है। उन्होंने भी आज डेपुटेशन से मुलाकात की, लेकिन है वो साउथ कश्मीर से। मुलाकात नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग में उन्होंने की। डेपुटेशन ने कई एक दिनों के बाद जो मुलाकातें की, उसमें कुछ अहम बातें सामने आई। श्रीनगर एयरपोर्ट में अब टिकटों का जो बहुत ज़्यादा फेयर बहुत ज़्यादा चल रहा है, उस पर बातचीत की गई। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से मसला उठाया जा सकता है। नेशनल हाईवे पर अब कामकाज में शिद्दत लाई जा सकती है और इसको बेहतर बनाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी के साथ यूनाइटेड टूरिज्म की जो डिमांड थी कि अब पैकेज का ऐलान किया जाए, जम्मू कश्मीर के लिए इकनॉमिक पैकेज का ऐलान किया जाए, ताकि टूरिज्म को एक बार फिर सयाहती नक्शे पे लाया जा सकता है। इस तरह से अपना दौरा समेटने के बाद कश्मीर में कमोबेश 1 दर्जन के करीब डेपुटेशंस और पॉलिटिकल डेपुटेशंस भी मुलाकात की। जबकि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने अपना 15 रुकनी टीम जो था, उन्होंने 31 मेंबरान के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान के सामने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इशूज़ पर बातचीत की। 4G की भी बात चली और स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया कि जम्मू कश्मीर में विकास हो, तालीम हो यानी शिक्षा हो या कोई भी महकमा हो, 4G के बगैर ये चलाना आसान नहीं होगा। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी वापस जा रही है और दूसरे इलाकों की ओर जाएगी। देखने वाली बात होगी कि स्टैंडिंग कमेटी का ये टूर कितना कामयाब होगा। जाते जाते आपको बता दूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन स्टैंडिंग कमेटी को दी है और अभी तक मुलाकात के लिए शायद अभी तक वक्त जो है वो फाइनलाइज नहीं किया गया। आबिद कादरी के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर कश्मीर। वादिये कश्मीर की बात करें तो मेहमान नवाजी के साथ साथ फिल्मी स्टारों का कनेक्शन तकरीबन 70 की दहाई से है। और अगर देखा जाए तो आज भी बखूबी वादिये कश्मीर की सैर के साथ कई सारी चीज़ें अपने कैमरा में कैप्चर करके दुनिया भर तक एक खूबसूरत मैसेज पहुंचाते हैं। आज जिस शख्सियत के साथ मैं बात कर रहा हूं, ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बात करें तो इनके घराने को लेकर इनके वालिद साहब का एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो कई उस्तादों के साथ उठना बैठना, ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में उनका नाम और उन्हीं के बेटे, जी हाँ, सलीम मर्चेंट। आपका वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर की इन वादियों में आके पहले बताइए कैसा फील कर रहे हैं? मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर कश्मीर आऊँ। पहली बार आया हूँ कश्मीर। इत्तेफाक से जो गाना मैंने बनाया है वो मैं जब बना रहा था तो मैं इमेजिन कर रहा था स्नो को, इमेजिन कर रहा था कश्मीर की वादियों को। और पर मुझे लगा ये बहुत मुश्किल होगा शायद, विंटर्स यहाँ की बहुत हार्श होती है, ये शायद हो ना हो। गाना बहुत बेहतरीन बना था। गाने का नाम है तुम्हें देख के और सलमान अली ने गाया है इसे। और मेरा एक सपना था कि मैं कश्मीर आऊँ। करते करते मुझे लगा इट्स गोना बी इम्पॉसिबल, मुश्किल होगा। पर मैंने एक वीडियो देख लिया इत्तेफाक से, जो तसद्दुक हुसैन ने डायरेक्ट किया था, शूट किया है, कश्मीरी फोक सॉन्ग, और बहुत पसंद आया वो वीडियो। तो मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी, मैंने फ़ोन किया उसको और उसने कहा आप आ जाइए, हो जाएगा। और मैं पहुंच गया यहाँ पर। और ये मेरे लिए
मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि हालात कश्मीर के थोड़े ऐसे वैसे हैं, मुझे तो इतना अच्छा लगा है। मतलब जहाँ पर भी आप कैमरा लगा दो बेहतरीन लगता है। यहाँ के लोग, यहाँ का खाना पीना, प्रोफेशनलिज्म, काम का जो प्रोफेशनलिज्म है और जो स्पीड है और जो आर्टिस्टिक अप्रोच है, काबिले तारीफ। सलीम साहब, नीले निकी की बात करूं, फैशन की बात करूं, रब ने बना दी जोड़ी की बात करूं, कई सारी मिसालें खूबसूरत आपने पेश की है। कश्मीरी मौसीकी को लेकर जब क्या आप फोक सुनते हैं या यहाँ के आर्टिस्टों को सुनते हैं, क्या अल्फाज निकलते हैं? बहुत ही ये मेरा दूसरा ख्वाब है कि मैं मुझे बहुत लगाव है कश्मीरी फोक म्यूज़िक से, और एक यूनिक ट्रेडिशन है इसमें। इतने सारे ट्रेडिशंस जो है वो कुछ ट्रेडिशंस जो हिंदुस्तान से जुड़े हुए, कुछ ट्रेडिशंस पर्शिया से जुड़े हुए, अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए, सो बहुत सारे मिक्स्ड, बट कश्मीर की अपनी एक खुद की एक अलग ही बात है। इट्स वेरी यूनिक, और मैं चाहूँगा कि मैं जल्द कुछ कश्मीरी फोक, रियल फोक म्यूज़िक से, ट्रेडिशनल फोक से जुड़ जाऊँ और कुछ ऐसी चीज़ इंशाल्लाह मैं बाहर ले आऊँ जो हमारे यंगस्टर्स, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो अपने मिट्टी से जुड़ी हुई है, वो चीज़ें एक बड़े पैमाने पे। मुख्तसर सा वक्त है, आपकी फ़्लाइट भी है, आपको निकलना भी है, यादों के साथ साथ बहुत खूबसूरत बात आपके साथ की। जानना चाहूँगा आखिरकार के क्या संदेश होगा, क्या एक खूबसूरत मैसेज होगा मंजे हुए कलाकारों को लेकर जिनके साथ आप जुड़ते हैं, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, वो कश्मीर के साथ अपने काम को वैसे ही लौटाएं जैसे 70 की दहाई में लौटाया जाता? बिल्कुल, मतलब मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है। जो आप ऑन ग्राउंड जो देखते हो और जो आप मीडिया में देखते हो वो बहुत ही अलग है। ऑन ग्राउंड जो मुझे यहाँ पे एक खुशहाली का जो एक माहौल है और एक प्यार और इतनी आसानी से मतलब फिल्मिंग हो सकती है, तो मैं अपील करता हूँ हमारे कलीग्स को, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, क्रिएटर्स को, म्यूज़िक जो बनाते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, प्लीज़ कम टू कश्मीर और अपनी इस बेहतरीन जगह को आप मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। यहाँ पे शूट कीजिए, वीडियोस कीजिए, एंड फिर एक बार वो जो रंग, कश्मीर का जो रंग है, उसको ज़िंदा करिए। गुलिस्तान न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की यहाँ पर सलीम साहब से, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। वादी कश्मीर के इन खूबसूरत दिल फरेब नज़ारों के साथ साथ कई सारे यादें फिर से जोड़ने की कोशिश हो रही है, और इनका मानना है अगर दुनिया में कहीं जन्नत है, यहाँ है, बस उसे अल्फाजों तक ही ना रखे, उसे देखने के लिए भी आइए और यहाँ के आर्टिस्टों को भी प्रमोट करें। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से सेना ने वहां पर काबिले तारीफ काम किया है। इरशाद भट्ट की रिपोर्ट है, देखिए किस तरह से हमारे जवान पूरी तरह से आम लोगों की भी सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के रामपुर सेक्टर की बात करें, बोनियार से तकरीबन 20 किलोमीटर के दूरी पे ये जो सिवाली का इलाका है, बिल्कुल रिहाइश पजीर इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक है। और कल एक शख्स, अब्दुल हमीद नामी शख्स को स्ट्रोक आया, उसके बाद जो है वहाँ पे फौज की तोरना बटालियन की जो है रेस्क्यू टीम पहुँची। हालांकि उन्होंने फिर इसको जो है रेस्क्यू किया। हालांकि तकरीबन 20 से ज़्यादा किलोमीटर जो है इन्होंने तय किया, और लोगों के साथ हमारी बात हुई। लोगों का यही कहना है कि इसको जो है स्ट्रेच पे लिया गया, यहाँ पे जो है रोड क्लियर नहीं किए गए, इन लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ा, और फौज के जो एहलकार थे उनको भी काफ़ी मुश्किलात हुए इसको बोनियार तक लाते लाते। फ़िलहाल जो है उसका इलाज चल रहा है, वो उसकी जो सेहत है वो ठीक बताई जा रही है। मैं आपको बता दें, चलो अगर हमने लोगों के साथ बात की, लोगों का यही कहना है ओवरऑल यहाँ पे जो है रोड भी क्लियर नहीं किए गए, अभी तक जो है बर्फ़ इन रोडों से नहीं हटाई गई। इसके साथ साथ बिजली का निज़ाम जो है वहाँ पे ठप पड़ा हुआ है, और हेल्थ की काफ़ी कमी है इन इलाकों में। जिस तरह से हेल्थ की फैसिलिटी होनी चाहिए उस तरह का जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार इस बर्फबारी की वजह से यहाँ पे इस रिहाइश पजीर इन पहाड़ी इलाकों में काफ़ी मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है आम मुकामी लोगों को। इन लोगों का ये कहना है कि हम तोरना बटालियन के जो फौजी एहलकार हैं, जो अफसरान यहाँ पे आए जिन्होंने इसको रेस्क्यू किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ लगातार इनका यही कहना है, जिस वक्त भी यहाँ पे कोई हादसा होता है या कुछ होता है, वहाँ पे उस जगह पे जो है जो फौज पहुँच जाती हैं, और फौज के बिना हमारा जो है कोई सहारा नहीं है, बल्कि
ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, चाहे मुतल्लिका महकमों की बात करें, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट या PHE डिपार्टमेंट या PDD या इसके साथ साथ जो बाकी दीगर डिपार्टमेंट है वो इन इलाकों को जो है नज़रअंदाज करते हैं। इनका ये भी कहना है कि हम ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से या गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है इन इलाकों में मॉनिटर करें। यहाँ पे जो है जो डॉक्टर तबके के लोग हैं, चाहे हम PDD जो है या बिजली के जो लाइनमैन हैं, चाहे बाकी जो मुलाजिम हैं, वो यहाँ पे ड्यूटी नहीं देते हैं, बल्कि इन लोगों का ये कहना है कि लगातार हमें मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए ये क्यों हो रहा है इन इलाकों के लोगों के साथ, और बाज़ाब्ता तौर पर जो है इन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन होनी चाहिए। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह हमारे जवान जो है वो सरहदों पर तो ड्यूटी देते ही हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में भी अपना दायित्व निभाते हैं। ये पुरुष जो काफी दिनों से बीमार था, इसे अस्पताल तक पहुंचाया गया क्योंकि सड़क की सुविधा नहीं होने की वजह से ये लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, लेकिन उसमें अव्वल नंबर पर आकर सेना अपना काम करती हुई नजर आई। चलिए, अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी वसीम की रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि एक स्कूल जो 2005 में बर्फबारी की वजह से गिर गया था, आज भी लोग जो है वो दो चार हो रहे हैं। इस स्कूल की वजह से क्यों नहीं बन पाया है, रिपोर्ट में देख लीजिए। इस वक्त मैं खड़ा हूं लवर हाई स्कूल मंजमी के अंदर, और स्कूल की हालत पहले आपको मैं बताऊं किस तरह की है। ये आप तस्वीरें थोड़ा देख लीजिए। 2005 में स्कूल गिर गया था बर्फबारी के दौरान, और 2005 से अभी तक इस स्कूल के बच्चे जो है वो तरस रहे हैं स्कूल के लिए। बिना छत के ये स्कूल है। ज़रा तस्वीरें आप अपने कैमरामैन से बताऊं कि किस तरह की हालत आपको दिखा ले कि किस तरह की हालत है लोअर हाई स्कूल मंजमी की। और डोडा से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका है, काफ़ी दूर दराज इलाका है। मेरे साथ इलाके के लोग भी हैं, सरपंच भी हैं, इनसे जान लेते हैं हम कि इस स्कूल की हालत क्यों इस तरह की है। आपका नाम? जी, अब्दुल लतीफ़ नायक, सरपंच मंजमी। क्यों इस स्कूल की हालत इस तरह की है 2005 से? बदकिस्मती की बात है कि 2005 में इस बिल्डिंग को तामीर किया गया था एजुकेशन की तरफ से, लेकिन 2005-06 के दौरान ही बारी बर्फ़ हुई, तो बर्फ़ के दौरान इस बिल्डिंग की जो है ट्रस है टूट कर तहस नहस हो गई। 2006-07 से लेकर आज तक हम इस बिल्डिंग की डिमांड MLA से, चाहे गवर्नर से, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से करते रहे कि इस बिल्डिंग की दोबारा से तामीर की जाए, ताकि हमारे जो बच्चे यहाँ ज़ेर तालीम हैं उनके लिए मुश्किलात ना पेश आएँ। मगर आज तक किसी भी महकमा या एजुकेशन महकमा या हायर अथॉरिटीज़ ने इस बिल्डिंग के लिए कोई भी फंड्स वाहगुजार नहीं की, और इसकी जो है सरासर जो पूरी परेशानी जो है वो गरीब आवाम पर है, यहाँ के बच्चों पर है। किस तरह से आप, किस उम्मीद से आप इस स्कूल के अंदर भेजते हैं, क्योंकि इस स्कूल की जो है खस्ता हालत है? सर, ये तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को रोशनी हासिल हो सकती है और आगे इंसानियत की पहचान मिल सकती है। मगर वजह यह है कि हम मजबूर हैं। मजबूरी के दौरान, बारिशों के दौरान हम बच्चों को भेजते हैं, और एक क्लास में जो है हमारी 4-4 क्लासें लगती है, और वहाँ एक टीचर जब एक क्लास को पढ़ाते हैं तो वो बाकी बच्चे जो हैं डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ज़ेर तालीम बच्चे और बच्चों की जो बुनियादी तालीम है उसका फुकदान रहा। बारिशों में किस तरह से एजुकेशन यहाँ पे होती होगी, क्योंकि छत के बिना ये स्कूल है? बिल्कुल आपकी बात सही है सर। बारिशों के जिस वक्त बारिशें होती है, बारिशों में मैंने आपसे फरमा दिया कि हम एक क्लास में फिर 4 क्लासें लगाते हैं। इसी तरह से हमारे पास 2 या 3 रूम हैं, 3 रूम के अंदर जो हैं 10 क्लासें बैठती हैं, और वहाँ अगर टीचर 10th वालों 9th वालों को पढ़ाता है तो 8th वाले 7th वाले जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसी तरह से जो है हमारी बच्चे और बच्चों की जो है बुनियादी तालीम, उनकी ज़िंदगी पे जो है बुरे असरात पड़ते हैं। हमारे साथ सौतेली माँ का बर्ताव किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर्स, लाइब्रेरीज़, लेबॉर्ट्रीज़। अब देखिए कि हमारे पास एक बेसिक जो हमें बिल्डिंग होनी चाहिए थी, जिसमें हमारे बच्चे आते, पढ़ते, तालीम हासिल करते। हमें स्मार्ट क्लासरूम की ज़रूरत नहीं थी, हमें बिल्कुल एक सिंपल बिल्डिंग की ज़रूरत थी। सर, वो भी नहीं है। 2005 से पहले इस बिल्डिंग को तामीर किया गया। आपको पता है कि 2005 में यहाँ लगभग 10 से 15 फुट बर्फ गिरी। तो क्या बताना चाहेंगे, अगर ऐसी हालत होगी स्कूलों की तो बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बन सकता है? बिल्कुल हमारा फ्यूचर जो है, हमारी यूथ का, हमारे जो किड्स हैं उनका फ्यूचर बिल्कुल डार्क है सर। आप देखिए कि यहाँ पे कोई भी वालिदैन अपने बच्चे को भेजना गवारा नहीं करता है, क्योंकि सर बिल्डिंग ही नहीं है। आप देखिए सर, इसकी छत नहीं है सर। जो ही इस बिल्डिंग को तामीर किया गया था, सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, और अगर मटेरियल सही भी इस्तेमाल करते, जहाँ 15-20 फुट बर्फ गिरी, उसकी ट्रस जो थी वो पूरी नीचे आ गई,
उसके बाद सरकार के सामने जनाब हमारे यहाँ के जो भी नुमाइंदे हैं कई बार गए जनाब, धरना लगाया, गुहार लगाए, मगर किसी ने भी नहीं सुना। चलिए अब आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ में अजीज शान की रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि जीएमसी के अंदर भी काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि कुछ वहां पर सुविधाएं नहीं थी। उन सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए 6.8 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स यहां पर दिए गए हैं। क्या दिखा रहे हैं अजीज शान, देख लीजिए। जिला किश्तवाड़ में डलहस्ती पावर स्टेशन का निर्माण करने वाली NHPC जहां बिजली पैदा कर रही है, वहीं किश्तवाड़ जिला में कई सामाजिक कामों को भी अंजाम दे रही है। अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्कीम के तहत जिला किश्तवाड़ के मेन हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ को इसके तहत जहां पहले भी कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए अब करीब 6.8 लाख मूल्य के इक्विपमेंट जो हैं जिला अस्पताल को भेंट किए गए हैं। एक सादा प्रोग्राम के दौरान GM NHPC ने ये सारे इक्विपमेंट जो हैं अथॉरिटीज़ को सौंपे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा, चीफ मेडिकल ऑफिसर और जिला अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट के अलावा दीगर ऑफिसरान भी मौजूद थे। NHPC के अधिकारियों का ये कहना था कि पहले भी किश्तवाड़ के लिए इस तरह के कई प्रोग्राम CSR के तहत किए गए हैं और भविष्य में भी इस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलते हैं और राजौरी से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से सूरत हाल वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि BDC चेयरमैन तो बना दिए गए, लेकिन उन्हें सुविधाएं कितनी दी गई हैं और जो दावे किए गए थे उन दावों पर कितना काम हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। सीधा आपको राजौरी लिए चलते हैं। जमशेद मलिक की इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह से दावों की हवा निकलती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत बनाने के सरकारी दावे और इस वक्त जिस तरह किए जा रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ कई VDC चेयरमैन हैं, इनसे जानेंगे जिस तरह सरकार की तरफ से बड़े दावे किए गए थे, क्या वो पूरे किए गए और जो इख्तियार इनको देने थे वो दिए गए हैं। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ VDC चेयरमैन, इनसे जानेंगे। सर, आज आपका एक इजलास हुआ है, क्या जो सरकार की तरफ से आपको बड़े दावे किए गए थे, आपको इख्तियार देने के, वो दिए गए हैं आपको? उसमें कुछ तो दिए, कुछ नहीं। जैसे एक नया सेटअप है, 1 साल हो गया है, अभी तक हमें बैठने के लिए ऑफिस नहीं है, गाड़ी नहीं है। कोई मतलब वो जो अनाउंस किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कि इनको CD फंड दिया जाएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड, वो नहीं दिया गया है। हम जब इलाके में जाते हैं लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लाया पॉलिटिकल ठेकेदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, कि आम आदमी के एम्पावरमेंट हो। तो कुछ इमीडिएट नेचर के काम होते हैं तो वो हम नहीं कर पाते हैं। तो हमारी यही है कि इसको एम्पावर किया जाए, जो वादे किए गए हैं गवर्नमेंट से पंचायती राज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। निर्भर साहब, जिस तरह आप पे भी लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि आप सिटी से आते हैं, जिस तरह सरकार की तरफ से दावे किए गए थे बड़े बड़े, क्या आपको लगता है वो ज़मीनी सतह पर अमलाए गए हैं? देखिए, जैसे जावेद साहब ने फरमाया कि आज तक तो 1 साल हो गया हमारी इसको BDC चेयरपर्सन को बने हुए, और बड़ी मेहनत हमने की थी उस वक्त के। सरकार ये कह रही थी कि भाई चांद को नीचे ले आएंगे, तारों को नीचे ले आएंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन ये कागज़ों में हमने देखा या TV पे ही सुना है, आज तक तो हमें कुछ चीज़ मिली नहीं है। सिर्फ ऑनरेरियम जो हमें 15,000 दे रहे हैं, उसके बिना जो आवाम के साथ हमने वादे किए थे, लोगों के साथ वादे किए थे कि आपके ये काम करवाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और 25 लाख का इन्होंने ऐलान किया था पिछले साल के हमें जो वो CD फंड मिलेगा, उसमें भी आज तक कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं है। और हम ये सरकार से मुतालबा करते हैं, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, कि हमारे जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए बहुत जल्द। ये ना हो कि हम सड़कों पे आ जाएं। और तमाम BDCs ये चाहते हैं कि अगर जो आवाम के साथ हम वादे करके आए हैं और हमारे वादे जो आपके साथ हैं, आप अगर पूरे नहीं करेंगे तो हम सड़कों पे आ सकते हैं। आवाम इस वक्त बहुत मुश्किलात में है, और वो ये हमें सवाल और जवाब दिन रात हो रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, हमारे लिए क्या कर रहे हो, जो आपने वादे किए थे वो कहाँ हैं। आज इन्होंने दूसरा इलेक्शन करवा के DDC बना दिए, जिसका कोई मकसद ही नहीं। देखिए, जहाँ से मैं चेयरपर्सन ब्लॉक किला दराल जो है, ऑल पंचायत जो हैं वो फॉल करती हैं 0 किलोमीटर LOC पे, और वहाँ न्यूली क्रिएटेड ब्लॉक था जिसमें सख्त ज़रूरत थी कि तमीर और तरक्की जो है वो की जाए। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि वो जितने वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। और मैं, जैसे मेरे कोलीग्स ने, दरबार साहब, जावेद साहब और दूसरे जो साथी आए हुए थे, उन्होंने दे हैव रेज स्ट्रांगली
कि हमें जो है इग्नोर किया गया है। हमारा ये मुतालबा रहेगा कि जब तक अगर CD रिलीज़ ना हो, हमारे जो जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें जो प्लान है वो BDC के वो एक्सेप्ट ना किए जाएं, हमारे प्लान जो हैं वो मंजूर ना किए जाएं, तो तमीर व तरक्की अभी तक तो कुछ हुई नहीं है और ना ही हम कुछ कर पाएंगे। और ये एक बड़ा मजाक होगा कि ये मजबूत, ये तो बड़ा एक अच्छा स्टेप था कि 70 साल में पहली बार BDC के इलेक्शन हुए और उसके बाद जो DDC के हुए। लेकिन हम कैसे उम्मीद करेंगे कि अगर 1-1.5 साल हमें हो गया है, हमें एम्पावर किए हुए हो गया है, लेकिन हमें कोई ग्रांट्स जो है वो मिली नहीं है, तो फिर DDC का क्या हाल होगा? अगर यही हाल है तो फिर ये आवाम के साथ एक धोखा होगा। अगर ये वाकई करना है, अमली तौर पर करना है, तो इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड। ये थे हमारे साथ VDC चेयरमैन, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि सिर्फ सरकार की तरफ से वादे जो इनके साथ किए गए वो ज़मीनी सतह पर कहीं नज़र नहीं आए। हालांकि इनने एक इंतबाह भी दिया कि अगर सरकार ने जो इनके साथ वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए तो वो एहतजाज पर भी उतरेंगे। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। चलिए अब आपको लिए चलेंगे बड़गाम और बड़गाम से भी रिपोर्ट दिखा देते हैं। अशरफ डार क्या कुछ दे रहे हैं, देख लीजिए। हर साल हम देखते हैं जिस तरह हम औरतों पे अत्याचार देखते हैं। अब चूंकि जो नया नया यूथ है, नई नई गेम्स आई है, या ताइक्वांडो की बात करें तो जो छोटी मोटी लड़कियां होती है या बड़ी औरतें, वो भी अब इस खेल में आ रही है और अपना सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह की गेमों में शिरकत करके, ताकि जो समाज में इस वक्त हम देख रहे हैं औरतों पे जो अत्याचार होता है तो उसको सेल्फ डिफेंस करने के लिए इस तरह की गेमें अब ऑर्गेनाइज की जाती है। और इसमें खासकर जो औरतों का या लेडीज़ों का जो रोल होता है वो काफ़ी अहम होता है। तो हमारे साथ कुछ बच्चियाँ हैं यहाँ पर, इनसे हम जानेंगे जो ये गेम खेलती है और इस गेम खेलने से इनको क्या कुछ मिलता है। जी बेटा, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम सकीना है। सकीना, ये बताओ जो आप यहाँ पर ये गेम खेल रही हो, क्या है ये गेम और क्या कर सकती हो इस गेम के थ्रू आप? सर ये गेम बहुत अच्छी है, खासकर लड़कियों के लिए। सर लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है किसी भी काम में, लेकिन सर लड़कियों पे जुल्म होता है। सर लड़की अपने आप जब ये गेम खेल सकती है, वो जब सर उनको घर में सपोर्ट मिलेगा तो सर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकीजिए। बच्ची हमारे साथ जो भी इसी खेल के साथ वाबस्ता है, इनसे हम जानेंगे क्या कुछ इसको मिलता है, इससे कितना सेल्फ डिफेंस से कर पाती है और आगे जो ये स्टडी करती है उसको कितना फ़ायदा मिलेगा इस गेम से। जी आपका नाम बेटा? जी सर, मेरा नाम रजिया है। रजिया, कहाँ से हो? चाइना से। मुझे ये बताओ, जो ये ताइक्वांडो आप गेम खेलती हो, किस तरह का फ़ायदा मिलता है आपको इससे? सर आजकल हम देखते हैं कि हर लड़की के साथ जुल्म होता है। हम देखते हैं रास्ते में जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के साथ छेड़छानी करते हैं। उसके लिए सेल्फ डिफेंस नेसेसरी फॉर ए गर्ल अपने आप को बचा सकती है अगर वो सेल्फ डिफेंस खेले। तो मार्शल आर्ट में सारा सेल्फ डिफेंस आता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हर कोई लड़की अपने आप को बचा सकती है थ्रू सेल्फ डिफेंस। वो मार्शल आर्ट में पार्टिसिपेट करे और क्लब भी जाए, सेल्फ डिफेंस सीखे ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो अगर हम स्टडी की बात करें तो किस तरह का फ़ायदा आगे मिलेगा आपको इस गेम से, स्टडी में, खासकर एजुकेशन के? सर हम एजुकेशन करते कभी आगे हमें कई एंट्रेंस देना होता है, जो हमें इसमें सर्टिफिकेट्स मिलती है, उनसे हमें वो पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। तो जिस तरह हम देखते हैं रोज़मर्रा, हम देखते हैं जो हमारी माँ बहनें हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जुल्म होता है या छेड़खानी होती है, तो इस गेम से कितना आपको लग रहा है कि आप प्रोटेक्ट कर पाओगे अपने आप को भी और बाकी लड़कियों को भी? सर 100% अगर लड़की सेल्फ डिफेंस सीखे, फिर कोई लड़का छेड़छानी करे तो वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से भी दिखा देते हैं कि ऋषि खजूरिया क्या कुछ पूरी अपडेट कर रहे हैं, किस तरह से वहां पर भी सूरत हाल है। जम्मू कश्मीर यूटी में लगातार अस्पतालों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सांबा जिला की बात करें तो सांबा जिला के नड ब्लॉक के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का एक दृश्य सामने आया है रात के अंधेरे का। आपको बता दूं कि इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रात को कोई भी मौजूद नहीं होता, ना ही यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, ना ही पैरामेडिकल स्टाफ होता है और ना ही सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं अस्पतालों को लेकर ताकि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए,
लेकिन आपको बता दें कि रात को यहाँ पर ना तो डॉक्टर्स होते हैं ना पैरामेडिकल स्टाफ होता है, यानी कोई भी स्टाफ यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। और बड़ी दिक्कत यह है कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर नहीं होता है। गेट खुले रहते हैं और करोड़ों रुपए की मशीनरियां यहाँ पर लगी हुई हैं, जो कि उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। उसी के साथ साथ लाखों रुपए की दवाइयां वहां पर पड़ी हैं, कोई भी उसकी देखभाल करने वाला यहाँ पर नहीं होता है। तो रात के अंधेरे में यहाँ पर अगर चोर घुस जाएं तो चोर लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए का ये सामान जो है वो चुरा कर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। तो एक तरफ जो बड़े बड़े दावे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किए जाते हैं सरकारों द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, कि हम हर एक गांव में जो है वो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर लोगों को धोखा मिल रहा है। यह साफ तौर पर दृश्य बयां कर रहे हैं कि रात का समय है और नड के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई भी वहां पर अधिकारी, कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं है। और नड ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, पहाड़ी इलाका भी है, कंडी इलाका भी है, और दूर दराज पहाड़ी इलाकों से लोग अपना इलाज करवाने के लिए इसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आते हैं, लेकिन आकर उनको यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जो है वो धोखा होता है, यहां पर उनको इलाज नहीं मिल पाता। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रात को कोई इन इलाकों में बीमार हो जाए तो उनको कई मीलों पैदल चलकर इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन यहां पर जब वो पहुंचते हैं तो उनको यहां पर डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं, ना ही कोई और यहां पर पैरामेडिकल स्टाफ या कोई नर्स यहां पर मिल पाते हैं। और बड़ी विडंबना है कि यहां पर सिक्योरिटी गार्ड तक यहां पर मौजूद नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत जो है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है अस्पतालों की। तो ये संभव सी बात है कि अगर जिला अस्पताल सांबा की हालत ये है तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पर स्टाफ अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको ये भी अपडेट कर दूं कि 20,000 के आसपास की आबादी वाला ये नड ब्लॉक है। यहाँ हर एक व्यक्ति इसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर निर्भर रहता है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो इसी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आना पड़ता है। लेकिन रात के समय का दृश्य आपने देखा, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि यहाँ पूछने वाला कोई भी नहीं है, ना तो डॉक्टर्स हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, या ना नर्सेज हैं, और ना ही सिक्योरिटी गार्ड है। और गेट पर जो लिखा होता है कि हॉस्पिटल ओपन 24 आवर्स, तो ये 24 आवर्स वाला जो शब्द है इसे हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सरकारी बाबू हैं, 4 बजे तक अस्पताल में रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। तो किस तरह से हम मान सकते हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का जो दावा किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, वो कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हो रहा है। और ये हालत नड ब्लॉक के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की है, जिसके ऊपर 20,000 आबादी डिपेंड करती है कि वो अपना, अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आएंगे, तो उनको यहाँ पर आकर धोखा मिलेगा। करोड़ों रुपए की मशीनरी, कोई पूछने वाला नहीं है। चोर चुरा कर चले जाएं तो कोई बात नहीं, दवाइयां यहां से चुरा कर कोई चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको संभालने वाला वहां पर कोई भी मुलाजिम नहीं है। चलिए अब आपको रुक करा देते हैं जिला कठुआ का, और कठुआ से भी सरबजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरबजीत, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की ओर से कठुआ में जागरूकता शिविर चलाए जा रहे हैं। चालकों को जागरूक किया जा रहा है कि क्या क्या उनको करना है, और जो गाड़ी चलाते हैं क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। उसी सप्ताह के चलते आज भी कठुआ जिला में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ड्राइवरों के साथ एक विशेष शिविर जो है वो आरटीओ कठुआ की ओर से यहाँ पर चलाया गया है। क्या क्या इस शिविर में जानकारियां जो है वो ड्राइवर्स को दी जा रही हैं, इस सब के बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कठुआ डॉक्टर आर के थापा। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज क्या प्रोग्राम जो है, किस तरह की अवेयरनेस जो है ड्राइवर्स के बीच दी जा रही है? देखिए, आज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एक्टिविटीज़ जो हमने 20 तारीख को शुरू की, उसका ये तीसरा दिन है। आज हमने यहाँ पे ड्राइवर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है। डिफरेंट व्हीकल्स के ड्राइवर्स हैं हमारे पास, ट्रकर्स हैं, टिपर्स के ड्राइवर्स हैं, मेडोर्स के ड्राइवर्स हैं, छोटी गाड़ियों के ड्राइवर्स भी हैं। एक तो हम उनको मौका दे के उनको बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि उनको कितनी जानकारी है। तो डिफरेंट ड्राइवर्स जो है वो अपना अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स हैं या दूसरे टेक्निकल टीम के लोग हैं, वो उनको जानकारी दे रहे हैं कि आपको गाड़ी चलाते वक्त क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने चाहिए। सुबह जब वो निकलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले उनको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए अपनी गाड़ी की, जैसे कि टायर प्रेशर है, गाड़ी के टेक्निकल जो है चीज़ें वो फंक्शनल हैं उसमें कि नहीं हैं। तो इस तरह की उनको जानकारी दे रहे हैं, या फिटनेस के मुतालिक उनको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है जब भी फिटनेस के लिए आना है, और गाड़ी को कैसे वो जो फिटनेस है उसकी मेंटेन रखनी है जब तक कि नेक्स्ट फिटनेस के लिए वो ना आ जाए।
चलिए, तो अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से मर्डर जो है वो लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपराध अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर ग्राफ जो है वो क्राइम का बढ़ता जा रहा है। पुलिस पर सवालिया निशान यहां पर खड़ा होता हुआ दिख रहा था, लेकिन उसके बाद ही पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई करने की कोशिश की गई। जो संदिग्ध थे जिन्होंने इस पूरी हत्या को अंजाम दिया था उन्हें पकड़ लिया गया है। कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या कुछ पूरी रिपोर्ट अनिल हमें दे रहे हैं वो देख लीजिए। जिस तरह से नानक नगर में कल एक वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, उसी की तफ्तीश को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है एक बड़ी सफलता करते हुए जो है 12 घंटे के भीतर जो है 2 मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। और जिस कारण जो बताया जा रहा है, जो कारण बताया जा रहा था, वो एटीएम को लूटने के फिराक में आ रहे थे। और कहीं ना कहीं जिस कारण जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था उसने कोशिश की और एटीएम को बचाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर का जो बैंक के अंदर जो पैसा था वो बचाने की कोशिश की, और उस बीच जो है उनकी जो है हाथापाई की जो है मृत्यु हो जाती है। और उसी की तफ्तीश को लेकर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने 12 घंटे के भीतर जो है सराहनीय काम करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। और साथ ही साथ बताते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, प्रेस वार्ता में बताते हुए उन्होंने ये कहा है कि साफ तौर पर जो 2 मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी चेक किया जाएगा, क्या वो कोई पिछला केस तो नहीं है, उनका कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, वो भी तफ्तीश की जाएगी। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है सराहनीय काम करते 2 मुख्य आरोपी जो बांडीपुरा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, बांडीपुरा के रहने वाले हैं, 2 मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वैसे तमाम खबरों बने रहे जगह 24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ धन्यवाद। 2 मुलजिम जिनका नाम मोहम्मद कैफ लोन सनब सरताज अहमद लोन और वकास बशीर लोन सनब बशीर अहमद लोन, जो कि अष्टिंगो बांडीपुरा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ है। केस की तफ्तीश में ये पता चला है कि इन दोनों ने उस एटीएम को लूटने के बहाने से वहाँ पे एंट्री ली है, और एटीएम को लूटने की कोशिश करते हुए जब एटीएम गार्ड ने उनके इस अटेम्प्ट को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसको अंदर जो एक छोटा रेस्टरूम बना हुआ था उस रेस्टरूम में लेके वहाँ पे पहले कपड़े के साथ उसके हाथ बांध के और उसके बाद स्मॉदरिंग करने की कोशिश की है, और लातों से और मुक्कों से मार के वहाँ पे ज़ख्मी हालत में छोड़ दिया है। जब तक हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है तब तक जो विक्टिम है, जो राजू शर्मा है, उनकी वहाँ मौके पे ही डेथ हो चुकी थी। हमने बॉडी को उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। जो अक्यूज़्ड है उनकी पूछताछ से ये पता चला कि उन लोगों ने ये जो क्राइम है ये उस एटीएम को लूटने के बहाने से किया था। उनकी जो पिछली क्रिमिनल हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के बारे में हमने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रब्ता किया हुआ है। अभी तक कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आई है। जो उनकी पूछताछ में भी उन्होंने बताया कि ये हमारी तरफ से किया हुआ पहला ही इस तरीके का क्राइम है, बट फिर भी हम उनके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से और बाकी सभी जगहों से उनके प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन गांधीनगर SHO, SDPO, SP सिटी साउथ और उनकी टीम ने एक बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है और रिकॉर्ड टाइम में इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया हुआ। चलिए, तो आपने देखा कि जम्मू के इस वक्त क्या सूरत हाल बने हुए हैं। लगातार क्राइम जो है वो बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन क्राइम पर किस तरह से लगाम लगानी है वो जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन आप देखिए कि धारा 370 और 35 से जाने के बाद किस तरह से ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। इस पर नकेल लगाना बहुत जरूरी है। अब पुलिस ने इनिशिएटिव उठाना शुरू कर दिया है, और देर रात की अगर घटना की बात की जाए तो नानक नगर इलाके के अंदर सेक्टर 13 में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी जाती है और उसके टेप जो है वो पैरों में लगाई जाती है, हाथों में लगाई जाती है, और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। तो अब जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, और आपको ये भी बताएं कि लगातार क्राइम पर नकेल कसने की कोशिश भी की जा रही है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।